नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कल से देश में घरेलू विमान सेवाएं हो जाएंगी शुरू। दिल्ली से सुबह 4:30 बजे पहला विमान होगा रवाना। लखनऊ से भी विमान सेवाएं होंगी शुरू। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। ओमान से बिहार और झारखंड से लोगों को लेकर विशेष विमान पहुंचा भारत। प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 2493। 24 घंटे में 267 नए मरीज मिले। मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन मरीजों को भोजन और भत्ता देने का दिया निर्देश। और आज चांद देखने के बाद कल मनाई जाएगी ईद। मस्जिदों व ईदगाहों में 5 लोग ही अदा कर पाएंगे नमाज। धार्मिक गुरुओं ने लोगों से घरों पर ही नमाज अदा करने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में आपका स्वागत है। समाचार अब विस्तार से। कल से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। कल राजधानी दिल्ली से पहली घरेलू विमान उड़ान सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा कि 30 मई तक घरेलू उड़ानें राज्य में बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 31 मई तक राज्य में उड़ानें न शुरू करने के लिए आग्रह किया। इस बीच अन्य राज्यों ने विमानों के लिए जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन के लिए नियम बताए हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर स्थगित घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी के तहत एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट की सफाई करने जैसे एहतियाती कदम उठा रही है। वहीं एयरलाइंस की जो संचालक हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो संचालन से पहले सभी हवाई जहाजों को अच्छे से साफ करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रियों को उड़ान के 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। साथ ही निजी वाहन के जरिए हवाई अड्डे पहुंचे प्राइवेट कैब का इस्तेमाल न करें। फिलहाल वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो हाई रिस्क हैं उन्हें हवाई सफर से बचने की सलाह दी गई है। सभी यात्री मास्क और ग्लव्स पहने और सिर्फ एक ही हैंड बैग की अनुमति दी जाएगी। ट्रॉली का प्रयोग प्रतिबंधित है। इसी बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हालात के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2 से 3 महीने में शुरू होने के संकेत दिए हैं। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी की प्रक्रिया जारी है। ओमान की राजधानी मस्कट से बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों को लेकर विशेष विमान एयरपोर्ट गया पहुंचा। हवाई अड्डे पर मेडिकल टीम द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। मस्कट से आए हुए कुल 132 यात्रियों और 2 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही यात्रियों को बस के द्वारा संबंधित जो आवासित स्थल है वहां तक पहुंचाया गया। देखिए, ये जो स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है, जिसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी किसी का लक्षण नहीं दिखा है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन में फंसे इंदौर और मध्य प्रदेश के 93 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज सुबह मुंबई होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। इस विमान में मध्य प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों के 93 यात्री वापस आए हैं। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की गई। क्वारंटीन रहने की भी निर्देश जारी किए गए। प्रमुख सचिव
शिक्षा एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक्टिव मामलों की कुल संख्या 2493 है। 24 घंटे में 267 नए मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 3433 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 155 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है। सैंपल की टेस्टिंग बढ़ाते हुए कल 7557 सैंपल के पूल टेस्टिंग के माध्यम से जांच की गई। पूल टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। जिन क्षेत्रों में एक संक्रमित मरीज मिलेगा उस कंटेनमेंट जोन में 250 मीटर पर फोकस किया जाएगा और जहां अधिक मरीज मिलेंगे उसमें 500 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा। विगत 24 घंटों में 267 नए प्रकरण सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 2493 अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3433 अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 155 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 7575 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें पूल टेस्टिंग फिर से हुई और आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। कल 892 5-5 सैंपल के पूल और 202 10-10 सैंपल के पूल लगे। इस प्रकार कुल 1094 पूल टेस्ट में लगाए गए, जिनमें से 172 पूल पॉजिटिव आए। कंटेनमेंट के एक्सरसाइज पर हमारा लगातार जोर है ताकि जहां भी हॉटस्पॉट क्रिएट होता है उसका जो कंटेनमेंट का एरिया है, अब जो कंटेनमेंट का एरिया है उसको बहुत ही फोकस्ड एफर्ट करने के लिए उसको अलग से डिफाइन कर दिया गया है। अगर सिंगल केस हो शहरों में तो 250 मीटर के रेडियस में जो एरिया आता है या जो मोहल्ला हो पूरा का पूरा वो कंटेनमेंट जोन में आता है। और अगर क्लस्टर कहीं हुआ हो, एक से ज़्यादा केस हुए हों, तो 500 मीटर के रेडियस का जो पूरा एरिया है वो हमारा क्लस्टर कंटेनमेंट के लिए कंटेनमेंट जोन होता है। और वहीं आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया गया है। राज्य सरकार इन सभी की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य वापस आने वाले सभी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेंटर अथवा होम क्वारंटीन पर भेजा जाएगा। होम क्वारंटीन जाने वाले श्रमिकों को खाद्यान्न किट अवश्य दी जाए और इनके राशन कार्ड भी बनाए जाए। साथ ही इन्हें होम क्वारंटीन के दौरान 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए। तत्पश्चात उन्हें रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 23 लाख से अधिक कामगारों और श्रमिकों को जो हमारे प्रदेश के हैं उनको सुरक्षित वापस लाया गया है। 23 लाख प्रदेश सरकार सभी लोगों को, सभी श्रमिकों को, सभी कामगारों को सुरक्षित वापस लाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया कि जो भी हमारा श्रमिक आ रहा है उसको होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले जो हम प्रतिदिन उनको राशन का सामान दे रहे हैं, जो उनका मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, जो उनका स्किलिंग का डेटा ले रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हर हालत में अब उनका डिटेल इस तरह से ले लिया जाए, विवरण, कि उनको 1000 रुपया जब तक वो 14 दिन अपना होम क्वारंटाइन पूरा करें तब तक उनको 1000 रुपये भी राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी धनराशि उनको मिल जाए। भरण पोषण की धनराशि में विलम्ब न हो, ये आज सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन सभी जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं इनको सेवायोजित करने के लिए, इनको आगे हमारे इकोनॉमी से जोड़ने के लिए, प्रदेश में उनको भागीदार बनाने के लिए, प्रदेश में उनका पूरा सहयोग लेकर पूरे गांव में, शहरों में जो है हमारे
पूरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा जिसके तहत इन कामगारों को, श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक गारंटी की, सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जनपद चित्रकूट में पलायन हमेशा से ही एक समस्या रही है। बड़ी संख्या में यहां से मजदूर रोजी रोटी की तलाश में महानगरों को पलायन करते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते महानगरों में कामकाज पूरी तरीके से ठप होने के कारण मजदूर अपने गांव को वापस आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने उन्हें गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें काम के अवसर प्रदान किए हैं। पहली बार जिले में एक दिन में 41,000 लोगों को मनरेगा में काम मिला है, जिसकी वजह से जिले को औसतन सर्वाधिक मानव दिवस सृजन करने में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा गांव में रोजगार उपलब्ध कराकर सराहनीय कार्य किया गया है। के बाद कोरोना की वजह से 2 महीने से लॉकडाउन हो गया है और गांव में पता चला काम चल रहा है नाले में, इसी में फिर काम करने लगा और मजदूरी भी मिलने लगी और जॉब कार्ड भी बन गया है। इसी से क्या कहते हैं खर्चा चल रहा है और इसी में प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं। मर्जादपुर के रहने वाला लुधियाना पे काम कर रहे थे और लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो ये लॉकडाउन की वजह से यह कोई काम बंद हो गया, तो किसी तरह मुसीबत से घर पे आ गए। प्रधान जी गड़ाही पे काम चालू करवाएं, तो इसीलिए जॉब कार्ड बन गया है, तो इसीलिए काम कर रहे थे। तो मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। इन सब लोगों को हमने रोजगार दिवस का आयोजन करवा के इन सबके हमने जॉब कार्ड बनाने का एक बृहद कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में चल रहा है और हमारा उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति जो रोजगार की डिमांड करेगा उसको नरेगा एक्ट के अंतर्गत काम देना ग्राम पंचायत के लिए बाध्यकारी है। तो सब लोगों के अभी जैसे आज की डेट का मैं आपको फिगर बताऊं, हमने करीबन 8,000 नए जॉब कार्ड इस जनपद में बना के प्रवासी श्रमिकों को दिए हैं जिन्होंने जॉब का डिमांड किया। तो शासन की मंशा के अनुसार जिसको भी जॉब मिलना चाहिए उसको हम पूरा बृहद अभियान के तौर पे उनको पूरा करवा दें। इत्र नगरी कन्नौज में 20 लाख करोड़ के पैकेज से छोटे उद्योग करने वाले व्यापारी खुश हैं। कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत घोषित किए गए एमएसएमई उद्योग के पैकेज का कन्नौज के व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना था कि इस आर्थिक संकट के दौर में यह पैकेज हर वर्ग के लिए काफी मददगार साबित होगा। इस पैकेज से किसान, गरीब मजदूरों के आर्थिक संकट को भी दूर करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का घोषित किया है, इससे देश में निराश हो रहे देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इतने बड़े पैकेज के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे देश के प्रत्येक वर्ग को लाभ होगा, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े हर वर्ग को लाभ पहुँचेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक कोरोना संकट के दौरान जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का दिया है, इसकी परिकल्पना शायद ही किसी ने की हो। इतना बड़ा पैकेज जो देश की कुल जीडीपी का लगभग 10वां हिस्सा है। इतने बड़े पैकेज से देश के प्रत्येक वर्ग को लाभ होगा। लॉकडाउन से जो देशवासियों से निराशा का माहौल बन रहा था, वह एकदम से नए जोश में भर गया है। इस बड़े आर्थिक पैकेज से लघु उद्योग, छोटे बड़े दुकानदार, ठेलिया खोमचे वाले, दिहाड़ी मजदूर, किसान आदि सभी वर्ग के लोगों को सीधा लाभ होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपया और जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बिल्कुल विस्तार रूप से जो बताया है, उससे आम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारियों को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो निराशा और जो आर्थिक गतिविधियां शून्य पड़ी हैं, आने वाले समय में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा देश इसमें संकट से गुजर रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए अभियान चला रही हैं, जिससे कोविड-19 से लोगों को बचाया जा सके। राजकीय इंटर कॉलेज संत कबीर नगर की गृह विज्ञान की अध्यापिका और छात्राओं ने एक नई पहल शुरू की है। अध्यापकों ने छात्राओं को प्रोजेक्ट के रूप में मास्क बनाने के निर्देश दिए हैं। इनके मास्क को देखकर नंबर भी दिए जाएंगे। गृह विज्ञान की अध्यापिका सोनिया ने बताया कि मैं इन बच्चियों को ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन मास्क बनाना भी सिखा रही हूं, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा आ रहा है। छात्राएं भी इस प्रोजेक्ट से काफी खुश हैं।
वहीं इन बच्चियों के द्वारा कई स्थानों पर प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क मास्क वितरण भी किया गया। अब तक इन बच्चियों के द्वारा 1000 मास्क तैयार किया गया है, जिसका वितरण जिला प्रशासन के साथ साथ विद्यालय में मूल्यांकन पर आए हुए अध्यापकों को भी दिए गए। इन छात्राओं ने जिलाधिकारी रवीश कुमार से मिलकर 500 मास्क गरीबों के वितरण के लिए भेंट किए हैं। ने कहा है कि गरीबों के लिए हम मास्क बनाएंगे, जो कि हमें उस पे प्रोजेक्ट का ये नंबर भी मिलेंगे। हम उसे गरीबों में बांटेंगे मास्क, जो कि जो लोग मतलब बाहर से आ रहे हैं या मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें कोरोना से बचने के लिए हमें सहयोग करेंगे। गृह विज्ञान में हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो सिलाई के अंतर्गत मैंने ये सोचा कि क्यों ना सिलाई में ही मैं बच्चों से मास्क बनवाऊं और इस मास्क से जो है लोगों में, गरीबों में वितरित करूं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको। हालांकि अभी तक मैंने 1000 मास्क वितरित कर दिया है और आज मैंने 500 मास्क माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को भी सौंपा है। मेरी ये सोच है कि ये जो है ज़िले में हर व्यक्ति तक पहुँचे और अभी भी मैं और व्यापक स्तर पर इसको बनाऊँगी। ये एक माध्यमिक शिक्षा में भी एक अभियान के तौर पर हम लोग मास्क वितरण और मास्क की स्टिचिंग कराने का अभियान चलाया है। न केवल जिला प्रशासन को बल्कि शासन स्तर पर भी हमारे प्रमुख सचिव द्वारा ये आह्वान किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा की बालिकाएं अगर मास्क बनाकर और एक अच्छी संख्या में इसको जो है एक प्रेजेंट किया जाए, गिफ्ट किया जाए, तो ये एक अच्छी बात है। और गरीब मजदूर और जो श्रमिक आ रहे हैं, इस मास्क को हम अन्य तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से लॉकडाउन के दौरान उपजे गंभीर संकट से निपटने के लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया राहत पैकेज से सभी वर्ग के लोग खुश हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्योगों के साथ कृषि कार्य और किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भारत के लिए वरदान साबित होगी। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए एग्रीकल्चरल पैकेज को अतुलनीय और देश को वैश्विक महामारी से उबारने में सहायक बताते हुए कहा कि पैकेज में किसानों के हितों के साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का विशेष योगदान देगा। कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी अनाउंसमेंट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वह बहुत ही अतुलनीय है। जो 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया है, उसमें अगर हम देखें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को लोन के लिए है, उससे 2.5 करोड़ किसानों को जो डायरेक्ट लोन मिल सकता है, एक बहुत बड़ी फायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त 1 लाख करोड़ जो कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को। साथ ही साथ फिशरीज सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फायदा मुझे दिखाई देता है, जो एमजी नरेगा से जुड़े हुए श्रमिक हैं, उनके लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया गया। जनपद गोंडा में लॉकडाउन में ऑनलाइन रजिस्ट्री बैनामा का कार्य शुरू हो गया है। जिले में कैशलेस व्यवस्था पूरी तरीके से लागू होने से खरीदारों को अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। नई व्यवस्था में ऑनलाइन ई स्टैंपिंग लेने के बाद उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने पर दिए गए समय पर रजिस्ट्री के लिए आना निश्चित हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है और रजिस्ट्री के दस्तावेज में दिक्कत नहीं होती है। रजिस्ट्री के दौरान केवल 2 गवाह, क्रेता और विक्रेता को ही आना पड़ता है। दस्तावेज में भूमि का विवरण चौगत्ती को ही ऑनलाइन किया जाता है। मैनुअल रजिस्ट्री होती थी तो तमाम सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता था और तमाम मतलब अदृश्य रकम ऐसी लगती थी कि जिसके संबंध में कोई गणना ठीक से नहीं की जा सकती थी। अब शासन की जो ये ई स्टैंपिंग की जो नियम बनाया गया है, इससे जनता या बैनामा लेने देने वालों को काफ़ी पारदर्शिता का महसूस हो रहा है। और स्टाम्प लेने के पश्चात सीधे रजिस्ट्री दफ्तर में ऑनलाइन करा देना होता है। पक्षकारों का फोटो सिर्फ अंगूठा लगाना होता है और कोई लेख पत्र लिखना
उसमें कोई अन्य दीगर बातों की समाविष्ट करना या छूट जाना, ये सब जो त्रुटियां रह जाती थी लिखने में असावधानी से, वो सब दूर हो गई हैं। इसमें पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है व्यवस्था। अब तो पार्टी क्रेता विक्रेता दोनों को पता चलेगा, साथ साथ कि आप ई स्टाम्प लेंगे उसमें अमाउंट लिखा होगा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली, किसने खरीदी, किसने शुल्क दिया है, पूरा उसमें विवरण दिया है। वो देखने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन के लिए आएंगे। उसी समय आपको ई पेमेंट करना है, उसकी रसीद जनरेट हो रही है। मतलब वो ऑफिस आने के पहले ही उनको पता है कि उन्होंने कुल कितने रुपए इस बैनामे के लिए दिए हैं। तो पूरी तरह से पारदर्शिता है और साथ ही साथ समय का सदुपयोग हो रहा है। दिए गए समय पे आके जल्द से जल्द बिना भीड़ भाड़ के काम हो जा रहा है। हरदोई में लॉकडाउन में छूट मिलने से किसान खेत और खलिहान दोनों जगह मेहनत के लिए निकल पड़े हैं। धीरे धीरे किसान खरीफ की फसल की तैयारी में लग गए हैं। खरीफ के लिए धान की पौध तैयार करने के लिए खेत की जुताई और उसके बाद खेत में पानी भरकर पलेवा कर रहे हैं। समय का खेत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए विशेष महत्व होता है। इस वर्ष मौसम अनुमान के आधार पर मानसून अच्छे होने की संभावनाओं के बीच किसान धान की तैयारी में अभी से लग गया है। किसान 16 जून के बाद खेतों में ट्रांसप्लांट करने की तैयारी में खेत को अभी से जुताई शुरू कर दी है। नीति आयोग ने भी कृषि क्षेत्र में 3% वृद्धि दर की संभावनाएं व्यक्त की हैं। हरदोई के ग्राम नानकगंज में के किसान ओम प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश से किसान नई तकनीक को अपनाकर देश को भी सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा श्रावण लगा हुआ है, जोता हुआ है, पानी लगा हुआ है। अब हम इसमें धान का बीज डालेंगे ताकि ये 20-25 दिन में बेड़ हमारी तैयार हो जाएगी। तो बेड़ तैयार होने पर फिर हम इसको आगे खेत में लगाया जाएगा। अच्छा टाइम से लगाएंगे तो पैदावार ज़्यादा आएगी, 20-22 क्विंटल तक एकड़ के हिसाब में। और मोदी जी हैं, ये हमारे को किसानों को लोन भी दे रहे हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बरेली में प्रवासी मजदूरों को उनके ही गांव में काम दिलाने के मकसद से इस मनरेगा को अपनी प्राथमिकता में रखा गया है। बरेली जिले में मनरेगा के माध्यम से जल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। 903 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत नालों और नदियों में जल संरक्षण के लिए कुएं बनाकर बरसात के पानी को इकट्ठा करने की पहल की गई है। मनरेगा के तहत जिले में स्थानीय और प्रवासी 65,000 मजदूरों को काम दिया जा रहा है। योजना में कराए जा रहे कार्यों को और अधिक कारगर बनाने के लिए यह पहल की गई है ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। जिले में मनरेगा में अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की बड़े स्तर पर उनके गांव में ही काम उपलब्ध कराया जा रहा है। की है क्षेत्र में और 16 ग्राम पंचायतों से निकलती है। हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में काम शुरू करा रहे हैं। आज इस ग्राम पंचायत में करीब 200 लोगों को काम मिला हुआ है और बाकी जगह भी हम लोग पैमाइश करा करके काम शुरू करा रहे हैं। तो उसी हिसाब से 16 की 16 ग्राम पंचायतों में सभी जगह पे हम लोग मनरेगा के तहत लोगों को इसके अंदर काम दिलाएंगे। हम लोग का मकसद यही है बरेली जनपद में कि हम लोग जल संरक्षण का अभियान चला करके काम कराएं। इसके तहत जैसे पीलिया नदी हमने ली है, साथ ही साथ हम लोगों ने करीब 150 नालों पे काम शुरू कराया है जो कि 2 से 50 किलोमीटर तक लंबे हैं। 550 तालाबों पे काम चल रहा है और साथ ही साथ 1200 किलोमीटर की जो इरिगेशन की कैनाल है उसके बंधों पर भी हम लोग काम शुरू करा रहे हैं। तो पर्पस यही है कि जितना ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन हम लोग कर पाएँ और इसके थ्रू हम मनरेगा में काम भी दिला पा रहे हैं। आज 65,000 लोगों को बरेली जनपद में काम मिला हुआ है और करीब 950 ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है। मेरा नाम थम्मन लाल है। मुझे कहीं काम नहीं मिला, मनरेगा में मैं काम कर रहा हूँ अपने गाँव में ही। मोदी जी को धन्यवाद। मेरा नाम भगवान दास है और लॉकडाउन के चलते हुए अभी कोई काम नहीं है, सारे काम बंद है। तो इसलिए मोदी जी ने जो काम चलाया मनरेगा उससे काम कर रहे हैं और उसी से खर्चा पानी चल रहा है। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में साफ सफाई की जा रही है। घास की कटिंग की गई है, पेड़ों की कटाई की गई है, पेंटिंग की गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है वो है कि इस बार लाखों की संख्या में नहीं, सिर्फ 5 लोग ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी बहरी ने कहा कि यह विपरीत समय है और लोगों से निवेदन है कि वो अपने घर पर ही नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में कुछ दुकानें अवश्य खुली दिखी लेकिन ग्राहक गायब हैं, सड़कों की रौनक गायब है, लोगों के चेहरों पर उल्लास गायब है क्योंकि कोरोना इस धार्मिक मिलन और सौहार्द के त्योहार पर भारी पड़ा है। जहाँ तक ईद की तैयारियों का सिलसिला है तो आप सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है।
कहीं पर कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। जहाँ पर आपने देखा ईदगाह में लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे, वहाँ भी जाहिर सी बात है सिर्फ 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे, और जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर भी 4 से 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे। और हम लोगों ने ख़ुद भी आवाम से अपील की है कि सब लोग घरों ही पर रहें, घर ही पर नमाज़ पढ़ें, घर ही पर सेवइयाँ खाएं और घर ही पर ईद मनाएं। जैसे रहती थी, मान लीजिए जिस तरीके से नॉर्मल डेज में जो बनता था तो उस समय तो ग्राहक आते ही थे अच्छे से। अब इसमें तो 7 बजे तक का बंदी का भी समय है तो लोग इसमें कमी आते हैं, तो कमी आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं। कोई ग्राहक निकल ही नहीं रहा है, कोई ग्राहक इस समय तो निकल ही नहीं रहा है कि जल्दी बंद भी होना है मार्केट। एक साइड की मार्केट खुल रही है, एक पट्टी की, दूसरी तरफ की बंद है, तो इस वजह से जो है मतलब कोई कमी आ रहे हैं लोग। नवाबी शहर लखनऊ में भी ये साल ईद के लिहाज से फीका दिख रहा है। ईदगाह में 5 लोग नमाज अदा करेंगे, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे। बाजार ऑड इवन में खुले हैं, ग्राहक गायब है। जाहिर है कि जो बंदी है उसका असर इस ईद में दिख रहा है, और ये ईद भी लोगों के लिए खुशी नहीं। रायबरेली में मुस्लिम धार्मिक मामलों के जानकार मौलाना कमर रिजवी ने बताया कि ईद के त्यौहार को इस बार मुस्लिम भाइयों के द्वारा घर पर ही मनाया जा रहा है। ईद की नमाज घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदा की जाएगी। इसके साथ ही ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार होता है। इस दौरान गले मिलकर इसको मनाने की प्रथा है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार सामूहिक रूप से नमाज के साथ ही गले मिलने की रस्म को नहीं मनाया जा रहा है, जिससे हम अपने साथ साथ अपनों को इस महामारी से सुरक्षित रख सकें। इसके साथ ही ईद की नमाज में खुदा से दुआ की जाएगी कि इस महामारी से जल्द ही मुल्क को छुटकारा मिले। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क और हमारे वतन और हमारे देश पर भी है। इसलिए ईद के मौके पर सभी लोगों से, ख़ासकर मुसलमान भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जिस तरह से पूरे रमज़ानुल मुबारक में कोविड-19 का ख्याल रखते हुए डॉक्टरों की राय को माना है और मस्जिदों में जा कर के न जुमे की नमाज़ पढ़ी है न रोज़ाना की नमाज़ पढ़ी है, उसी तरह से ईद की नमाज भी अकेले अकेले अपने घरों में पढ़ें और घरों में भी खुशी मनाते वक्त फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, इसलिए कि सबसे बड़ी ईद यही है कि आदमी दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद हैं। समाज सेवी कोरोना के विरुद्ध लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं। गरीब असहाय मजदूरों का पेट भरने में लगे हैं ताकि कोई भूखा न सोए। ऐसे ही जौनपुर के अगाफिया ग्रुप के मोहम्मद अजरुद्दीन अजहर भी इस मुहिम में पूरी तरीके से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अगाफिया ग्रुप ऑफ लॉकडाउन के दौरान हजारों असहाय परिवारों के लिए उम्मीद का चिराग बन गई है। अगाफिया ग्रुप की टीम ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित कर उनको राशन मुहैया कराकर समाज सेवा करने में जुटी है। ये जो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी स्थिति को देखने के बाद जो है जितना अगाफिया ग्रुप से, अजहर भाई से, हम लोग से, आरिफ भाई से, मिराज भाई से, सब लोगों ने मिल के आज ये डीएम साहब को जो है 2 कुंटल आटा, 2 कुंटल चावल, दाल, बाकी राशन वगैरह, तेल, सब्जियां वगैरह सब जो है मुहैया कराया गया। और इसके अलावा भी हम लोग जगह जगह अपने अपने मोहल्ले में अपने तरीक़ों से जो है इसको देख रहे हैं। आगे जैसी भी ज़रूरत होगी अगाफिया ग्रुप पूरा इसके लिए हमेशा खड़ा रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है, दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है, इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है, हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है, सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी।